Okay, listen. I discussed some parts of theory in the last lecture. Today we are going to do something new that is called as concepts. Okay. Some concepts we have learned, some we'll be doing now. Page number 12, I think. See page 12, all of you. What are concepts? याद है आपको concepts? Unsaid rules, unwritten rules. Unwritten rules, unsaid rules of accounting, जिसके ऊपर पूरा सिस्टम बेस्ड है. तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये कंसेप्ट फॉलो करना है, नहीं करोगे तो सजा हो जाएगी वगैरह वगैरह. करोगे तो अच्छी बात है, आपका अकाउंट अच्छे से मेंटेन रहेगा. ओके. कंसेप्ट्स क्या है? तो अनसेड रूल्स एक बेसिक फ्रेमवर्क है, इनविजिबल फ्रेमवर्क. इसके ऊपर पूरा सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी बेस्ड है. मतलब ये कैसा है? परंपरा प्रतिष्ठा अनुसार. आपके पुराने टाइम से आपको बोला जाता है जल्दी उठो सवेरे, रात को जल्दी सो जाओ, 6:30-7 बजे के बाद खाना मत खाओ, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो. ये सब पुराने बुजुर्ग लोग क्यों बोला करते थे? क्योंकि इससे आपका हेल्थ अच्छा है, बोथ फिजिकली एंड मेंटली. तो वैसे ये कंसेप्ट्स ट्रायल एंड एरर से बनाई हुई चीजें हैं जिससे आपका अकाउंटिंग बेस्ट वे से प्रेजेंट हो पाए, जिसके आपके जो ट्रांजैक्शन है, जो इंफॉर्मेशन है, वो बेस्ट वे से प्रेजेंट हो सकती है. Hence, if you follow the concepts, it's well and good for you. कोई बताएगा नहीं ये कंसेप्ट ऐसा है, ये कंसेप्ट ऐसा. अगर आपको पता भी नहीं होगा ना तो भी एंट्रीज में अपने आप कंसेप्ट फॉलो कर ही रहे हो. आपको पता भी नहीं होगा तो भी कर रहे हो, ऐसी चीज है. ओके. लेकिन पता होगा तो यू विल बी बेटर एबल टू इंटरप्रेट कि हाँ ये इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो समझ में अच्छे से आएगा. तो कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है. कोई पूछता नहीं है एग्जाम्स वगैरह में, आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है. ठीक है. 10 to 15 marks. 10 marks in unit test, 15 marks in semester exams. So concepts, okay? What are concepts? Unsaid rules, okay? उसमें से एक concept हमने already learn किया हुआ, एक दो. Business entity concept सबसे पहला. What does business entity concept state? Business and businessman are two separate entities. Business and businessman are two separate entities. So while recording the transactions, you always think from the point of view of business. Business के point of view से सोचना है, businessman के point of view से नहीं सोचना है. ये concept से use क्या है, importance क्या है? इसके वजह से आप personal transactions business में record नहीं करेंगे. Personal transactions are not entered in business. Business transactions are not recorded in personal accounts. So business का profit loss आप अच्छे से calculate कर पाते हैं. Business का profit loss आप अच्छे से calculate कर पाते हैं. और यही reason से जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है तो फॉर बिजनेस व्हाट इज दैट कैपिटल? एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी. बट फॉर बिजनेसमैन इट्स लाइक एन एसेट. उसने बिजनेस में पैसा डाला है, उसके लिए एसेट है, बट बिजनेस के लिए इट्स अ लायबिलिटी. दैट इज ड्यू टू एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, डिफरेंट एंटिटीज. ओके. एंड वी हैव टू थिंक ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. ओके. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है एक और, सेकेंड वन, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. व्हाट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? मनी मेजरमेंट, एज द नेम सजेस्ट, मनी मेजरमेंट. यू कैन रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स व्हिच कैन बी मॉनेटरीली वैल्यूड. जो मनी में कन्वर्ट हो सकता है, डॉलर, रुपी, पाउंड, रुपी, ये किसी में कन्वर्ट हो सकता है, उसी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं. गुड्स हो, सर्विस हो, व्हाटएवर, बार्टर भी कर सकते हो, लेकिन मॉनेटरीली वैल्यूड. ये एक फ्लॉ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था विच इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन एनी बिजनेस. वर्कर्स, ओनर्स, मैनेजर्स, पीपल, ह्यूमंस. विच इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन? ह्यूमंस. दोनों बंदों को सेम टाइप का बिजनेस दे दो, जो होशियार होगा बिजनेस को कहां से कहां खींच लेगा, जो डबूड़ा होगा वो बिजनेस को डबा लेगा. आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मुकेश अंबानी, Anil Ambani. Both of them got the same amount of assets. In fact, Anil got something more at the time of partition. उसका पापा का डेथ हो गया था, धीरूभाई अंबानी का. दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल एसेट्स मिले थे, $4-4.5 बिलियन पे. ये $4 बिलियन का पहुंचा दिया 80-90-100 बिलियन पे मुकेश अंबानी. और वो भाई 4 से थोड़ा पहुंचा $15-20 बिलियन पे, और फिर हो गया बैंक. अभी ये जीरो. अनिल अंबानी का नेटवर्थ है जीरो. तो बोलने का मतलब इफ द पर्सन बिहाइंड द बिजनेस
इज नॉट गुड। वो अच्छे बिजनेस का भी बैंक बजा सकता है। पर्सन शार्प है तो डूबे हुए बिजनेस को भी निकाल सकता है। बट कैन यू वैल्यू ह्यूमंस इन टर्म्स ऑफ मनी? ये 5 करोड़ का है, ये 10 करोड़ की है, ये 15 करोड़ का है। कैन यू डू दैट? You cannot do that. That's not possible, unfortunately. So money measurement concept में आप वही चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं which can be monetarily valued. Is it clear? So that is a flaw. That is a flaw. Human beings cannot be valued, so they aren't recorded. But there is a branch of accounts called human resource accounting. They are in the process of valuing that human capital. ये human का value क्या होना चाहिए? It's still in process. It's very difficult. बट अभी तक कुछ प्रॉपर कंक्लूजन आया नहीं है उसका ऐसा। सो मनी मेजरमेंट, व्हाट इज मनी मेजरमेंट स्टेट? मॉनिटरी वैल्यूएबल आइटम्स कैन बी रिकॉर्ड। ओके बोलो। तो हमारे डूब के उसका पैसा किसने भरा? इसने भरा मतलब उसको बैंकरप्सी बोलता है ना। वो सामने वाले के लिए बैड डेट हो गया। सामने वाले के लिए बैड डेट हो गया। आप करते हो ना बैड डेट। वो भागा नहीं, वो फ्रॉडुलेंट मोटिव से नहीं किया था। फ्रॉडुलेंट मोटिव मतलब आपके पास एसेट्स है और आप चुका नहीं रहे हो, या आपने कुछ अपना पर्सनल एसेट बना दिया, फॉरेन में पैसा डाल दिया और आप चुका नहीं रहे हो, उसको फ्रॉड बोलते, तो भागना पड़ता। वो तो जेन्युइनली बिजनेस में लॉसेस किया। उसका बिजनेस में आरकॉम का कंपनी था, उसका कम्युनिकेशन का पहले उसको धंधा करना आया नहीं, कंपटीशन में भाव घटाने में पीछे रह गया। ये यूनिनॉर वगैरह आते थे, बीपीएल वगैरह, अगर आपको पता होगा, 10 पैसे में। हाँ था, तभी जब बढ़ा था तभी था। बट उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया उसको। बिजनेस में कंपटीशन इतना बढ़ गया, लोग सस्ते भाव में सब चीजें लेने लगे। डोकोमो आ गया था, यूनिनॉर आ गया था, एयरसेल आ गया था, और फिर बाप आ गया, जियो, सब फ्री में। वो 6 महीना जो उसने फ्री में दिया, सबकी बैट बजा दी। 8-10 प्लेयर्स को ही आउट कर दिया मार्केट में। 3 ही प्लेयर बच गए थे, जियो बचा, एयरटेल बचा, वोडाफोन बचा, बाकी सब आउट, सब बैंकरप्सी। यूनिनॉर बैंकरप्सी, एयरसेल बैंकरप्सी, सफाई बैंकरप्ट, आरकॉम सब बैंकरप्सी, सबको लॉसेस में ऐसा। आर पावर सब उसका ही था, रिलायंस कैपिटल, एडाक ग्रुप था, रिलायंस अनिल अंबानी, अनिल धीरूभाई अंबानी, उसमें आरकॉम था, आर कैपिटल था, आर पावर था, RNRL था, रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, नेचुरल रिसोर्सेज, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज था। 5-6 कंपनीज थे, बट सब मोर और लेस, क्योंकि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में पैसा डाइवर्ट कर देगा, सब डूबते गए। पूरा ग्रुप ही अभी इंसॉल्वेंट। अगर आर पावर ही इंसॉल्वेंट है तो अभी तक उसके शेयर्स क्यों ट्रेड होता है? काफी सारे इंसॉल्वेंट कंपनीज के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। टेक्निकली तो डीलर्स तो जाने चाहिए, बट नहीं करते हैं टू फूल द रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि काफी सारे लोगों को पता नहीं, तो वो गैम्बल करने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये इतना क्लीन सिस्टम अभी तक इंडिया में बना नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बनना चाहिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर। बट बड़े लोगों को मजा आता है, उनको पता है पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो लोग मैनिपुलेट करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं है, खरीद के गैम्बलिंग के जैसा करने जा रहे, कभी कमा दे, कभी 800 रुपए का शेयर 12 रुपए, उसमें 2-4 रुपया हो गया था, 12 भी नहीं होना चाहिए, 20 रुपया हो गया। देखो अभी भी कोई है सट्टोड़ी है, घुसे पड़े हैं खरीदने बेचने के लिए। अनफॉर्चुनेट थिंग्स। बोलो क्या बोल रहे हैं? अभी उसमें जाएगा कंपनी डब्बा है, कुछ धंधा नहीं हो रहा है, बंद है, खाली शेयर एक्टिव है, सट्टा, गैम्बलिंग चालू, प्योर गैम्बलिंग। एक नहीं, 2 नहीं, ऐसे हजारों कंपनीज है मार्केट में। कंपनी में कुछ नहीं है, डब्बा है, ऑफिस बंद हो चुके हैं, खाली शेयर डील हो रहे हैं मार्केट। वो जब आंख खुलेगी, लॉ का टाइम आएगा, केस का जजमेंट आएगा, तब फिर उसको डिलिस्ट किया जाएगा। तब तक करो गैम्बल। इट्स लाइक गैम्बल, प्योर गैम्बल। मैं बोलूंगा ये बेंच 1000 रुपए का, तू बोलेगा 1100 में खरीदता हूँ, ये बोलेगा 1200 में खरीदता हूँ, तू बोलेगा 900 में खरीदता हूँ। बेंच की वो कोई वैल्यू नहीं है, वो कमाल हो चुका है। 200 रुपए। हाँ, ग्रेटर फुल थियरी, वही खरीदो, ऊपर नीचे ज्यादा भाव देते हैं। ओके, प्योर सट्टा, प्योर गैम्बलिंग। मनी मेजरमेंट समझ आया? मनी मेजरमेंट ओनली दोस थिंग्स कैन बी रिकॉर्डेड, इट कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा कंसेप्ट है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। व्हाट इज कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट? कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि whenever you buy any asset, so you record it at historical cost. Historical cost मतलब asset का purchase price plus all the expenses.
इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फिक्सेशन, वो सब आप ऐड कर देते हो. क्यों ऐड करते हो? वन टाइम, लॉन्ग टर्म यूज. सो यू एडेड अप टू द कॉस्ट एंड यू. कॉस्ट कंसेप्ट एक और चीज बोलता है कि वंस यू रिकॉर्ड द एसेट एट दैट कॉस्ट and then if the market value fluctuates, changes, you don't change that asset value as per the market value. मतलब आज मैं एसी लाया 50,000 का, कल मार्केट हो गया 60,000, मैं 60 बना दिया, फिर मार्केट में हो गया 30, मैं वापस 30 बना दिया. ऐसा नहीं करना. ऐसा करोगे तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट जंप मारते रहे. बट आर यू बाइंग दिस एसेट फॉर द पर्पज ऑफ सेल और फॉर द पर्पज ऑफ यूज करने के लिए? तो मार्केट में कुछ भी भाव होने दो, आपको फर्क नहीं पड़ता है. आपका मेन काम क्या है? बाइंग एंड सेलिंग. उसकी वजह से आपके प्रॉफिट स्ट्रेन होते. अगर आप एसेट को फ्लक्चुएट करते रहोगे तो फोकट का आपका प्रॉफिट ऐसे जंप मारते रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा. सो डू नॉट फ्लक्चुएट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज पर द मार्केट वैल्यू अगेन एंड अगेन. यू वोंट गेट योर करेक्ट रिजल्ट. मतलब प्रॉफिट लॉस में कंपैरिजन हैम्पर हो जाएगा आपका. बट ये फ्लॉ भी है हिस्टोरिकल कॉस्ट. क्या फ्लॉ है? अभी एक कंपनी है बॉम्बे डाइंग, सुना है? बॉम्बे डाइंग लिमिटेड. टॉवेल्स, बेडशीट्स, कर्टन्स ये सब बनाती है. नस्ली वाड़िया ग्रुप, गो एयरलाइन भी उसका है, बॉम्बे वर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी उसका है, सो ब्रिटानिया वो भी उसका है, सो नस्ली वाड़िया ग्रुप. तो बॉम्बे डाइंग जो कंपनी है उसने वो टॉवेल्स और ये सब बनाती है, बेडशीट्स एंड कर्टन्स एंड ऑल. उसने आज से कुछ सालों पहले, 30-40 साल पहले जमीन खरीद के रखी है अपनी प्रॉपर्टी, लैंड, फैक्ट्री बनाने के लिए. तो मध्य प्रदेश में है और बॉम्बे, साउथ बॉम्बे में सब मिला के उसने कुछ 8-10 करोड़ की जमीन, तब तो बहुत सस्ते में मिल गई थी, एकर्स में. आज की तारीख में उसकी वैल्यू 3,500-4 हजार करोड़ रुपया हो चुकी है. बट क्योंकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो कर रहा है तो अपने बुक्स में उसकी वैल्यू वही दिखा है, 10-15-20 करोड़ रुपए. तो उसने वैल्यू चेंज नहीं की क्योंकि वो बेचने के लिए लाया नहीं है, यूज कर रहे. लेकिन जब भी वो बेचेगा तभी भयंकर सा प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होगा बुक्स पे. अभी तक उसने बेचा ना ही उसने वैल्यू भी बढ़ाई. तो एक तरीके से गलत हो रहा है क्योंकि अकाउंट्स क्या बोलता है, जो बिजनेस में हो रहा है उसका ट्रू पिक्चर दिखा. तो ये ट्रू पिक्चर दिखाने वाली बात नहीं है. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये भी बोलता है कि हाँ भाई एसेट आया तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखो, घड़ी घड़ी मार्केट में वैल्यू चेंज मत करो. बट एक लिमिट, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप उसको चेक करो कि अभी ये जमीन है, ये 3,500-4 हजार करोड़ की दिख रही है वैल्यू, ये कम से कम 1,000 करोड़ तो होगी, उसके नीचे तो नहीं जाएगी. इतनी तो सर्टेनिटी है आपको. वापस 10 करोड़ तो होने का सवाल नहीं है. तो आप एटलीस्ट 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ पे उसको वैल्यू कर सकते हो, उसको रीवैल्यू कर सकते हो आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स. अगर आपको श्योरिटी है कि एसेट का वैल्यू भाई इतना तो रहेगा, इससे कम होने वाला नहीं, या कम हो गया है तो इससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, तो आप इसको रीवैल्यू कर सकते हो. और करना चाहिए रीवैल्यू. तो फिर बढ़ाना चाहिए या फिर घटा के रखना चाहिए, सो दैट बिजनेस में जो हो रहा है उसका ट्रू पिक्चर बाहर दिखा रहे. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज अ वैल्यूएशन का प्रिंसिपल. वैल्यूएशन मतलब एसेट को वही वैल्यू में दिखाओ, चेंज मत करो, अच्छी बात है, बट एकदम रिजिडली फॉलो मत करो. बी फ्लेक्सिबल इन, डोंट फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट रिजिडली. इफ द मार्केट इज कंटिन्यूअसली अपवर्ड प्राइस में दिख रहा है तो अपवर्ड करके दिखा सकते हो, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड करके भी दिखा सकते. श्योरिटी तो कभी नहीं होगी, आपको क्या पता कल क्या होगा. हाँ बट एक सर्टन की तो अभी घाटकोपर में तेरे को एक 1 BHK फ्लैट 1 करोड़ में मिल रहा है. ऐसा तो नहीं है कि 10 लाख हो जाएगा. इतनी तो श्योरिटी होगी तेरे पास. एटलीस्ट 1 करोड़ तो है, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ 60-70 लाख के भी नीचे नहीं जाएगा. तो 10 लाख तो होने वाले ही ना, 50 लाख के नीचे जाने वाले ही. इतनी तो श्योरिटी है, उस लेवल पे तो आप दिखा सकते. जब तक आप सर्टन हो जाके भैया इसके नीचे भाव गिरने का चांस बहुत कम है, आप उतना दिखा सकते. ऐसी वेगली अप्स एंड डाउन्स नहीं करते, नहीं तो फिर आपका प्रॉफिट जंप कर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा. राइट. What about other assets? अदर एसेट्स ऑल्सो, शेयर्स में भी, इन्वेस्टमेंट में भी होता है वैल्यूएशन. इन्वेस्टमेंट में 2 प्रकार के वैल्यूएशन होता है. एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आप 12 महीने से ज्यादा की होल्डिंग के लिए रखते हो, उसको बोलते हैं हेड टू मैच्योरिटी, HTM. और एक होता है M2M, मार्क टू मार्केट, वो ट्रेडिंग के लिए लिया जाता है 1 साल के अंदर वाला. 1 साल के अंदर वाले का प्रिंसिपल अलग है, उसको आप कॉस्ट और एनआरवी पीछे कम वैल्यू पे दिखाते हो. जो लॉन्ग टर्म है उसको आप कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हो, जो प्राइस पे खरीदो.
क्योंकि शेयर्स आर वॉलेटाइल, वो कभी भी कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो रियल एस्टेट जैसा है। हाँ, इसमें है ना, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, ऐसे फेयर वैल्यू प्रिंसिपल होता है, ऐसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू प्रिंसिपल होता है, एक करंट कॉस्ट प्रिंसिपल होता है। तो ऐसे 4-5 अलग अलग तरीके होते हैं जिसके बेसिस पे आप एसेट्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फेयर वैल्यू मतलब आज की तारीख में एट अ हैंड्स डिस्टेंस आप जो प्राइस पे डील कर रहे हो वो प्राइस पे वो एसेट रिफ्लेक्ट होगा। वो दूसरा, वो फॉरेन का थोड़ा लोग ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं, फॉरेन कंपनीज। इंडियन कंपनीज आर स्टिल थोड़ा कंजर्वेटिव और हिस्टोरिकल कॉस्ट, बट कंपल्सरी नहीं है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर आपको फेयर वैल्यू पे करना है, पैसे को फेयर वैल्यू पे भी कर सकते हो। मतलब ये एसी में लेके आप 50,000 का, आज के डेट में इसकी फेयर वैल्यू 30,000, उसको 30,000 देन आई एम नॉट फॉलोइंग हिस्टोरिकल कॉस्ट, आई एम फॉलोइंग फेयर वैल्यू। जैसे एनआरवी प्रिंसिपल होता है, फिर प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल होता है, करंट कॉस्ट प्रिंसिपल होता है, ये 4-5 है। इसमें से सबसे प्रोमिनेंट इंडिया में 90-95% ऑफ द कंपनीज यूज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये आगे सीए में आएगा। डेप्रिसिएशन करंट कॉस्ट। हाँ, डेप्रिसिएशन क्यों हो, मतलब आप यूजेज के हिसाब से उसको डेप्रिशिएट करके कम कर दिए, ऐसा यूजेज के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से मत दीजिए। आप इसका 5 साल का यूजेज है, हर साल 10-10 हजार से कम, ऐसा करो। अपना यूजेज के हिसाब से डेप्रिशिएट करो, दैट यू कैन डू। ओके, या तो ये वार्डियन कंपनी मतलब न्यूट्रल है एकदम, ना प्रॉफिट ना लॉस? नहीं, प्रॉफिट नहीं, एयरलाइन लॉस में, बॉम्बे वर्मा ब्रिटानिया तो फुल ऑन प्रॉफिट, वो है डूम, मतलब लॉस में, ऑल एयरलाइंस आर लॉस में, एयरलाइन इज अ डूम्ड बिजनेस, घटिया बिजनेस, विस्तारा नहीं है लॉस में, लॉस एट पार, मर के प्रॉफिट मार्जिन ऐसा चिप्स के जितना थे बहुत। हाँ, वर्जिन इज यूएस वाला, यूएस के एयरलाइंस सम ऑफ देम आर प्रॉफिटेबल। वर्जिन है, फिर वो अटलांटिक है, फिर एमिरेट्स है, क्वांटास है, फ्रैंकफर्ट क्या अपने वो लुफ्तांजा है। हाँ, फॉरेन एयरलाइंस फ्यू ऑफ देम आर प्रॉफिटेबल। इंडियन एयरलाइंस आर नाउ थर्ड। उसके बाद देखो कंसेप्ट, नेक्स्ट देखो कॉस्ट कंसेप्ट समझ में आया। कॉस्ट कंसेप्ट में 2 चीजें जाननी है, एक तो होता है एसेट्स आर मेंटेन ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड डू नॉट फ्लक्चुएट द वैल्यू अगेन एंड अगेन एज पर मार्केट प्राइस, बट रिजिडली मत करो। इफ द मार्केट प्राइस इज हायर कंटिन्यूअसली और लोअर कंटिन्यूअसली, यू कैन रीवैल्यू। इज इट क्लियर? नाउ कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसिस्टेंसी बोलता है कि वंस एन ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट सर्टेन रूल्स, फॉलो दोज रूल्स कंसिस्टेंट, डोंट कीप ऑन फ्लक्चुएट। फॉर एग्जांपल, मैं क्लास में, आपका बैच का टाइम है 9 to 10:30, मैं बोलूंगा आज 9 to 10:30 है, कल 9:30 to 10:45 होगा, उसके बाद 12 शेक होगा, उसके बाद 7 से 8:30 होगा। इज इट अ गुड थिंग और बैड? shows a bad impression, bad scenario amongst the general public कि भाई ये तो ऑर्गेनाइजेशन एक चीज पे टिका हुआ नहीं है, it keeps on fluctuating its rules। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी जब कोई पॉलिसी चूज करता है ना, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी पड़ती है। पॉलिसी का मतलब एक इंटरनल रूल, कोई भी एक रूल उसने डिसाइड कर लिया तो उसको घड़ी घड़ी चेंज नहीं करना। अब ये पॉलिसीज आपको हायर स्टैंडर्ड्स में समझ में आएंगी कौन सी पॉलिसीज होती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसी साल आप लर्न करोगे डेप्रिसिएशन टॉपिक में। जैसे आप एसी लेके आए 50,000 का एसी, इसको डेप्रिशिएट करना है यूजेज के हिसाब से, कम करना है यूजेज के हिसाब से। तो आपके पास 2 मेथड्स होते हैं, ब्रॉडली 2 मेथड यूज करते हो आप। एक होता है FIM मेथड, एक होता है RPM, फिक्स इंस्टॉलमेंट और रिड्यूसिंग बैलेंस। तो FIM में आप क्या करोगे, ये 50,000 का एसी हर साल 10,000 से डेप्रिशिएट इक्वल। दूसरा होता है RBM मेथड, RBM होता है रिड्यूसिंग बैलेंस। तो उसमें आप क्या करोगे, यही एसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में डेप्रिशिएट करो। मतलब शुरू वाले साल में 20,000, फिर 15,000, फिर 10, फिर 5, फिर 2, तो अमाउंट आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा डेप्रिशिएट। दोनों मेथड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, अपने जगह पे ठीक है, यूज किए जाते हैं। क्या है वो सब पता चलेगा बाद। तो ये एक पॉलिसी हुई, एक रूल हुआ कि कंपनी ने चूज किया कि भैया FIM करना है तो इक्वली करेगा, RBM कर रहा है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। अब वो ऐसे नहीं कर सकता कि एक साल FIM किया, दूसरे साल नहीं अपना RBM, फिर डिसेंडिंग में सारा डेप्री डाल दिया, फिर अब नहीं अभी मैं FIM करूंगा, वापस इक्वली करने का।
वापस मैं आरबीआई बोलूंगा, ऐसे जंप नहीं करना है, क्योंकि आप जंप करोगे तो आपके प्रॉफिट्स भी जंप करेंगे, प्रॉफिट जंप करेंगे तो शेयर होल्डर का गणित भी जंप करेगा, क्योंकि प्रॉफिट्स के ऊपर आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। तो ये सब चीजें कॉर्पोरेट जो कंपनीज होती है उसको बहुत ज्यादा लागू होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है उनके लिए कि घड़ी घड़ी पॉलिसीज चेंज करना अच्छी बात नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है पॉलिसी का। वैसे और भी एग्जाम्पल आएंगे, आरडीडी की पॉलिसी होती है, एम्प्लॉय बेनिफिट की पॉलिसी होती है, आपकी स्टॉक वैल्यूएशन की पॉलिसी होती है, ओके, परचेज सेल रिकॉर्डिंग की पॉलिसी होती है, काफी सारी है। तो एक एग्जाम्पल है, मतलब बेसिकली कंसिस्टेंसी क्या बोलते हैं, वॉट एवर पॉलिसी, वॉट एवर रूल यू अडॉप्ट, डोंट चेंज इट फ्रीक्वेंटली, कीप इट कंसिस्टेंट, कीप इट कंसिस्टेंट, फॉलो इट कंसिस्टेंट। So अपना वो फर्स्ट वाला मेथड एंड स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इज सेम। हाँ, FIM straight line is one. FIM, SLM, OCM is one. Original cost. Now, next one is conservatism, right? Conservatism concept. What does conservatism concept state? Follow safe side. Follow safe side. म्हणजे काय? Provide for losses but never provide for gains. Accounts को डर डर के करो, डर डर के रिकॉर्ड करो। प्रोवाइड फॉर लॉसेस बट नेवर प्रोवाइड फॉर गेन्स। आपको कुछ लग रहा है कि एंटीसिपेटेड लॉस होने वाला है, उसको रिकॉर्ड कर दो पीछे, भले ही नहीं हुआ है, एंटीसिपेशन में है कि भैया होगा ही, 80-90% श्योरिटी है कि होगा, तो रिकॉर्ड कर दो। लेकिन गेन्स को कभी एडवांस में रिकॉर्ड नहीं करने का, वो जब होने पैसा आएगा तब ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। एडवांस में कभी गेन्स दिखाने के नहीं, प्रॉफिट्स दिखाने के नहीं, लॉसेस एडवांस में दिखा देने का। ऐसा क्यों? ह्यूमन साइकोलॉजी। आपका एग्जाम में पेपर खराब किया, आप घर पे गए, आपने मम्मी डैडी को बोला रोते रोते बहुत खराब गया, मार्क्स नहीं आएगा, मर मर के पास होगा या पास भी नहीं होगा, फेल होता हूँ। हमें बोला जा बेटा ठीक है, रो मत, ठीक है। फिर रिजल्ट आया और आप फेल हो गए, रिजल्ट आया और आप फेल हो गए, तो ज्यादा जूते पड़ेंगे नहीं या फिर ना के बराबर जूते पड़ेंगे, आपने तो बोल के रखा था। लेकिन आप पेपर खराब गया है, घर पे गए, नाचते कूदते, अरे एक नंबर पेपर है, फुल मार्क्स आएगा, ये वो, और रिजल्ट के दिन तक लड्डू पेड़े खिला रहे हो मम्मी डैडी को, और फिर आया रिजल्ट फेल। बताओ क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़े, बहुत ज्यादा डंडे पड़ेंगे। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। तो बिजनेसेस में भी ऐसे ही चलता है। पौधा रहना मिट्टी पर, पेपर खराब गया घर पे जाके बोल दिया नहीं जाएगा ना, अच्छा ही जाएगा। सर अकाउंट्स का सब मैं तो अकाउंट की गारंटी ले रहा हूँ, बाकी सब जगह भी तुम्हारा पढ़ाई के ऊपर डिपेंड। सब सब्जेक्ट टफ ही रहता है। इस बार 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स का पेपर बहुत खराब गया है ना, वो अकाउंट का AC भी नहीं लिख सकते, और वो सब खाली कॉलेज वाले NM वाले खुजली करते हैं, बोर्ड्स में वो सब कुछ नहीं। 12th में